इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टेस्ट होगा, ओनली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, देयर विल बी नो टेस्ट ऑफ फिजिक्स एंड मैथ्स। ठीक है, पता चल गया? आई होप सभी को सुनाई दे गया हो। यस मैम। केमिस्ट्री का टेस्ट होगा, अपने अकॉर्डिंग उसी अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टेस्ट है, एंड जो लास्ट आपने सॉल्यूशन चैप्टर में मिस्टेक्स की थी उसको मत रिपीट करना। जैसे आप लोगों ने फिजिक्स में बहुत अच्छा किया है, मतलब आपने अपनी गलतियों से सीखा है, तो ऐसे ही इससे आपको क्या करना है, केमिस्ट्री में भी आप लोगों की जो गलतियां हुई थी उसको एनालिसिस करना है कि हमने लास्ट टाइम क्या गलती की थी, और फिर इसको इस टेस्ट में रिपीट नहीं करना है। एंड जब भी मैंने कहा था, जब भी तुम्हारा संडे में टेस्ट होगा, सैटरडे को तुम लोगों की एक रिवीजन क्लास रखूंगी, जैसे मैंने सॉल्यूशन की रखी थी। तो इस बार भी हमारे यही रहेगा, 3 लेक्चर केमिकल काइनेटिक्स के होंगे इस वीक, और एक क्या होगा तुम्हारा रिवीजन क्लास होगा। ठीक है, तो अभी मैंने बता दी, अपने प्रिपरेशन उसी तरीके से स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, स्टार्ट करें फिर। चलो, तो बेसिकली आज जो तुम्हारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है दैट इज केमिकल काइनेटिक्स, और केमिकल काइनेटिक्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिपेंड करता है, किसी किसी शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन भी आता है केमिकल काइनेटिक्स में, और किसी किसी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन भी केमिकल काइनेटिक्स के देखने को मिले हैं। ठीक है, तो यस, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एंड लास्ट चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री का ग्रेड 12 के लिए। 2 चैप्टर हमने ऑलरेडी कर लिए, सॉल्यूशन एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। जिसका बैकलॉग रह रहा है प्लीज उसको कंप्लीट कीजिए, और अपना केमिकल काइनेटिक्स को साथ साथ करना है। और केमिकल काइनेटिक्स देखो, अगेन फिजिकल का आपका चैप्टर है, तो इसमें भी रिग्रेस क्वेश्चन प्रैक्टिस चाहिए होगी। तो आई होप कि आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर रहे हैं। ठीक है, चलो, तो आज का बेसिकली जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा रेट ऑफ रिएक्शन का। मैं फिर बोल रही हूँ, केमिकल काइनेटिक्स में थ्योरी बहुत ही कम है, मतलब बताने लायक बहुत कम है, बट जो वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं ना इस चैप्टर से वो बहुत ज्यादा है। तो आप खुद देखेंगे कि मैं थ्योरी शायद बहुत कम करवा रही हूँ। हाँ, यस, जितना रिक्वायर्ड है, जहाँ पे मुझे लग रहा है कि यहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन सकता है, वो मैं आपको लिखवाऊंगी, उसकी टेंशन नहीं है। बट आप खुद देखेंगे कि क्लास में क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा हो। ठीक है, ओके, तो बेसिकली आज थोड़ा सा, क्योंकि स्टार्टिंग फर्स्ट क्लास है, तो इसमें थोड़ा सा केमिकल काइनेटिक्स में हम क्या पढ़ने वाले हैं वो आप समझने वाले हो। एंड अगेन फिर रेट ऑफ रिएक्शन इसको करके एंड क्वेश्चन लगाएंगे हम लोग। ठीक है, तो एक बार मैं फटाफट से इसकी वेटेज दिखा देती हूँ 2019 टू 2023। तो आप लोग देख पा रहे हैं, अगर मैं फिलहाल इधर आओ, रिएक्शन रेट एंड रेट लो, और रेट लो एंड रेट एक्सप्रेशन, इसको मैं साथ कराऊंगी। साथ कराने का मतलब समझते हो, पहले रिएक्शन रेट एंड रेट लो, उसके बाद जस्ट रेट लो एंड रेट एक्सप्रेशन, ये साथ चलेगा। हालांकि इसमें अलग टॉपिक दिया हुआ है, तो यानी कि लगा लो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देख रहे हो कितने क्वेश्चन आए हुए हैं, टोटल 43 क्वेश्चन आए हुए हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसमें टाइम भी ज्यादा लगेगा। उसके बाद है रिलेशनशिप बिटवीन कंसंट्रेशन एंड टाइम। अगर आपने स्कूल में कर लिया है तो आपने जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर ये सब पढ़ा होगा। आपके स्कूल लेवल पे जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर कराए जाते हैं, बट अपन को सेकेंड ऑर्डर की भी बात करनी है इस चैप्टर, राइट। तो देखो, देख रहे हो 23 क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद है नेक्स्ट है, ये कटा हुआ है, ठीक है, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रिएक्शन। आर्हेनियस इक्वेशन सुनी है सबने, अगर स्कूल में पढ़ा है ये चैप्टर तो? यस मैम। हाँ, बस सुना ही है कोई बात नहीं, सुना तो है ना, मेरे लिए वही बहुत है। तो जो ये आर्हेनियस इक्वेशन वाला टॉपिक है, इसमें से आप देख रहे हो 34 क्वेश्चन आया हुआ है। कैटलिस्ट वाले में से बहुत कम आए हुए हैं, इसलिए इस पे टाइम भी कम दूंगी। तो यानी कि अपना जो मेन पोर्शन है वो कौन कौन सा है आज जो अभी चलेगा स्टार्टिंग के डेज में, एंड अपने ये स्टार्टिंग के 3 टॉपिक जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, और आप खुद देखेंगे इस पे ही ज्यादा मैं प्रैक्टिस करवा भी रही हूँ। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। नया चैप्टर है, अच्छे से बैठना, ठीक है, एंड जो भी डाउट आ रहे हैं पूछ लेना। एंड चलो फिर स्टार्ट करते हैं। चलो, सबसे पहले बात आती है व्हाई वी स्टडी केमिकल काइनेटिक्स। भाई क्या जरूरत पड़ गई केमिकल काइनेटिक्स की? देखो, आपको नाम से पता चल रहा है ना, केमिकल मतलब कुछ रिएक्शन वगैरह से मतलब है, काइनेटिक्स मतलब मूवमेंट, राइट। ओके, तो केमिकल काइनेटिक्स हम पढ़ क्यों रहे हैं? तो बेसिकली याद करो, मैं थोड़ा सा तुम्हें पीछे लेके जाती हूँ फ्लैशबैक में। फ्लैशबैक में मैं तुम्हें लेके जाती हूँ क्लास 11th में। क्लास 11th में तुम 2 चैप्टर पढ़ के आए हो, थर्मोडायनेमिक्स एंड इक्विलिब्रियम। पढ़ के आए हो क्या?
Yes, ma'am. Yes, थर्मोडायनेमिक्स ma'am. तुम लोग पढ़ के आए हो एंड आई वांट एक्टिव पार्टिसिपेशन फ्रॉम ऑल ऑफ यू, ठीक है? अच्छे से बैठना, अच्छे से सुनना एंड तुम्हें इंटरेस्ट डेफिनेटली आएगा इस चैप्टर में, इतना मैं प्रॉमिस करती हूँ तुम लोग, ठीक है? तो थर्मोडायनेमिक्स में आप लोग क्या पढ़ते थे? मतलब थर्मोडायनेमिक्स आपको क्या बताता था? फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन बताता था, मतलब ये रिएक्शन होगी या नहीं होगी। थर्मोडायनेमिक्स में यही किया होगा ना कि रिएक्शन होगी या नहीं होगी। तो बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स हमें बताता था फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। याद आ रहा है क्या? थोड़ा बहुत आ रहा हो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. और फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन के लिए क्या क्या हमारे पास क्राइटेरिया था? याद करो, मोस्ट इंपोर्टेंट डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी। आप बोलते थे अगर डेल्टा जी लेस देन 0 है तो रिएक्शन कैसी है? स्पॉन्टेनियस है, मतलब रिएक्शन हो रही है। और डेल्टा जी हम बोलते थे ग्रेटर देन 0 है तो रिएक्शन कैसी है? नॉन स्पॉन्टेनियस। हालांकि और भी क्राइटेरिया होते थे बताने के लिए स्पॉन्टेनियस, ठीक है? जैसे आपका एंट्रोपी वाला फैक्टर हो गया, एंथैल्पी वाला फैक्टर हो गया, लेकिन जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्राइटेरिया था दैट इज आवर गिव्स फ्री एनर्जी, ठीक है? तो थर्मोडायनेमिक्स में आप सिर्फ इतना देख के आए कि रिएक्शन होगी या नहीं होगी, इतनी बात थर्मोडायनेमिक्स में आप करके आए। फिर आप चलते हो नेक्स्ट चैप्टर पे, दैट इज इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम आपको क्या बताता है? अरे भाई इतनी बीच बीच में मत आया करो कि तुम लोग, मेरा फ्लो ब्रेक होता है। इक्विलिब्रियम में क्या पढ़ते थे? इक्विलिब्रियम में पढ़ते थे कितने एक्सटेंट तक आपकी रिएक्शन हो रही है। एक्सटेंट बोले तो कितने हद तक आपकी रिएक्शन हो रही है, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। याद है केसी एक पैरामीटर आप पढ़ते थे, है ना? पढ़ते थे कि अगर केसी ग्रेटर देन 10⁻³ होगा तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम जाएगा, अगर उससे कम होगा तो आपका रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल होगा, इसके बीच में होगा तो मतलब दोनों की सिग्निफिकेंट अमाउंट होगी। यानी कि आप एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन देख के आए इक्विलिब्रियम। लेकिन ना तो थर्मोडायनेमिक्स में ना इक्विलिब्रियम ने आपको ये बताया कि आपकी रिएक्शन कितने टाइम में हुई है, ये बताया ना थर्मोडायनेमिक्स ने बताया ना इक्विलिब्रियम ने बताया है कि आपकी रिएक्शन कितने टाइम में हुई है, मतलब कितनी आपकी फास्ट केमिकल रिएक्शन है, फास्ट है, स्लो है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है अगर टाइम ज्यादा लग रहा है कि आपकी रिएक्शन स्लो होगी, अगर कम टाइम में ही रिएक्शन हो जा रही है तो इट मींस रिएक्शन फास्ट है। तो इसके बारे में ना तो हमें थर्मोडायनेमिक्स जी ने बताया, थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में नहीं पढ़ा हमने, और ना ही हमें इक्विलिब्रियम ने बताया। ये हम कहाँ पढ़ने वाले हैं मेरा बेटा? केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ने वाले। ये हम केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ने वाले हैं कि कोई रिएक्शन कितनी फास्ट है, कितनी स्लो है, उसका रेट क्या है। आपने सुना होगा स्पीड, तो स्पीड भी बोल सकते हो आप, बट केमिस्ट्री में आप रेट बोलोगे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा आप लोगों के लिए कि रिएक्शन का रेट क्या है। बेसिकली आप मेरे मुंह से ना, जब तक हम ये 2 हफ्ते चैप्टर चलेगा यानी कि पूरा जुलाई चलेगा, आप मेरे मुंह से बार बार सुन रहे होंगे रेट 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 रेट, ठीक है? टोटल 8 लेक्चर लगेंगे इसको करने में। अब 8 का हिसाब लगा लो, 2 हफ्ते, शायद एक हो सकता है एक्स्ट्रा भी चला जाए क्योंकि रिवीजन क्लास, ठीक? अच्छा, तो यानी कि बेसिकली हम इसमें पढ़ने वाले हैं, ठीक है? रेट पढ़ने वाले हैं केमिकल रिएक्शन का, कितने टाइप के रेट होते हैं ये हम डिस्कस करने वाले हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपके केमिकल उसको रेट को इफेक्ट करेंगे, है ना? केमिकल रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है, ये सब हम पूरे क्या करेंगे इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, ठीक है जी? समझ में आ गया क्या पढ़ने वाले इस चैप्टर में मेरा बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। अब जैसे कि ना देखो, थोड़ा सा बहुत ज्यादा देखो, जो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ना मैं उस पर बिल्कुल टाइम खर्च करूंगी नहीं। जैसे अगर मैं बात करूं क्लासिफिकेशन ऑफ रिएक्शन पे, तो क्लासिफिकेशन ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या हुआ? अब एक बात बताओ, कोई रिएक्शन हो रही है, आपने रिएक्टेंट लिया है, आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, राइट? अब ऐसा भी होता है ना लैब में अगर काम किया हो कि कोई प्रोडक्ट तुम्हें भैया कोई तुम रिएक्शन करा रहे हो, वो जल्दी हो रही है ना? कोई बहुत ही ज्यादा जल्दी हो रही है, कोई बहुत ही ज्यादा स्लो हो रही है, कोई मॉडरेट स्पीड पे हो रही है, ना तो जल्दी और ना ही स्लो। ऐसे ही जो आपकी केमिकल रिएक्शन की अगर मैं बात करूं, हो सकता है वो स्लो हो सकता है वो फास्ट हो सकता है वो मॉडरेट हो। अब फास्ट वाले कौन सी रिएक्शन का एग्जांपल है? फास्ट वाली जितनी भी आपकी आयनिक रिएक्शंस है वो आपकी फास्ट रिएक्शन में आती हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, बहुत फास्ट होती है, कुछ नैनो सेकेंड्स और माइक्रो सेकेंड्स में हो जाती है। जैसे HCl प्लस NaOH, NaCl और वाटर बना ली, बचपन में पढ़ते थे तो इसलिए मैंने ये एग्जांपल लिया, ठीक है? ये कुछ नैनो सेकेंड्स, पिको से माइक्रो सेकेंड्स में हो जाता है। एक बात बताओ,
अगर कोई रिएक्शन इतनी फास्ट हो जाए तो क्या तुम उसका स्पीड, उसका रेट डिटरमाइन कर पाओगे कि कितनी देर में हुई? नहीं कर पाओगे। No, ma'am. No, ma'am. अगर कोई पलक झपकते ही कोई चीज हो गई, ले भैया HCl मैंने डाला, हो गया काम, पलक झपकते ही कोई काम हो रहा है, तो नहीं हो पाएगा उसमें रेट डिटरमाइन। तो यानी कि हमें इस चैप्टर में फास्ट रिएक्शन से लेना देना नहीं है। हम यहाँ पे डील ही नहीं करेंगे ऐसी रिएक्शन से जो कुछ माइक्रो सेकेंड्स, कुछ पिको सेकेंड्स में हो रही है। क्लियर है? स्लो रिएक्शन कौन से होंगे जो भैया सालों साल लग रहे हैं इसको होने में? जैसे कि आपका फेमस रस्टिंग ऑफ आयरन। ऐसी रिएक्शन पढ़ने का कोई मतलब है क्या जिसको बहुत ही टाइम लग रहा है? हम क्या खड़े रहेंगे क्या लैब में? No, यानी ma'am. इस No, चैप्टर ma'am. में हमें स्लो रिएक्शन से भी लेना देना नहीं, हमें उन रिएक्शन से लेना देना है जिसका हम रेट डिटरमाइन कर सकते हैं। मतलब ना तो वो रिएक्शन बहुत ज्यादा फास्ट हो और ना ही बहुत ज्यादा स्लो हो। ऐसी रिएक्शन से हमें लेना देना है, मॉडरेट टाइप ऑफ रिएक्शन। अब मैं तुम्हें देखो खजाना नहीं देने वाली बेटा, ये देखो देयर आर नंबर ऑफ एग्जांपल्स मॉडरेट रिएक्शन के, बट कोई फायदा नहीं है देने का क्योंकि हम पूरे चैप्टर में पढ़ने ही वाले हैं। बट फिर भी क्योंकि अब मैं समझा रही हूँ, क्योंकि मैंने फास्ट और स्लो का तुम्हें एग्जांपल दे दिया, तो मॉडरेट का मैं दे देती हूँ हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। सुना है किसी ने नाम ये? एस्टरिफिकेशन रिएक्शन तो सुना होगा 9th-10th में, एसिड और अल्कोहल Yes, ma'am. है ना, और एस्टर बना देते थे। तो बस ऐसे वाले टाइप की रिएक्शन क्या होती है, एग्जांपल होता है तुम्हारा मॉडरेट रिएक्शन। ठीक है, तो बेसिकली ऐसे वाली रिएक्शन से हमें क्या करना है इस चैप्टर में डील करना है, CH3COOCH। ठीक है, चलो, यानी कि हम केमिकल काइनेटिक्स क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमें पता लगाना है कि हमारी रिएक्शन कितनी फास्ट है, कितनी स्लो है ना, कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं, वो सब हमें पढ़ना है। क्लासिफिकेशन मैंने कर दिया, ना तो हमें लेना देना फास्ट रिएक्शन से, ना ही हमें लेना देना स्लो रिएक्शन से, हमें लेना देना है मॉडरेट रिएक्शन से। अब मैं आती हूँ हमारे फर्स्ट टॉपिक पे, दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन। ट्रस्ट मी, अच्छा लगेगा ये चैप्टर, तुम्हें प्यार हो जाएगा इस चैप्टर से। मुझे भी प्यार हो गया था जब मैंने इस चैप्टर को पढ़ा था। ट्राई करूंगी कि आप लोगों को भी हो जाए, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग है, क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल के बनते हैं। अब सुनो रेट ऑफ रिएक्शन। कोई मुझे बताओ स्पीड क्या होता है? हाँ हाँ, आवाज नहीं आई मेरे बेटा। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। मैम कोई भी ऑब्जेक्ट कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? यस, कितने टाइम में बोला तुम्हें, है ना, पर यूनिट टाइम लेते हो तुम, राइट? तो रेट भी क्या है? स्पीड ही तो है। केमिस्ट्री में रेट क्या है? स्पीड ही तो है। अब केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ रहे हैं? रिएक्शंस पढ़ रहे हैं। रिएक्शंस में क्या है? रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है। तो हम इसमें क्या बात करेंगे? उनकी कंसंट्रेशन की बात करूंगी पर यूनिट टाइम। हाँ या ना? यस मैम। मानते हो कि नहीं मानते हो? तो रेट ऑफ रिएक्शन को देखो, मैं बार बार ना ROR लिखूंगी शॉर्टकट में, तुम्हें भी लिखना लिख लो, बस अपने स्कूल के एग्जाम में कहीं मत लिख के आना ROR नंबर काट लेगी टीचर, वैसे तो करो, ठीक है? तो मैं रेट ऑफ रिएक्शन को अगर मेरा बेटा डिफाइन करूं, हालांकि ये डेफिनेशन मत लिखना, मैं आप अलग से लिखवाऊंगी। तो बेसिकली ये क्या बोल रहा है, एक बार मैं बता देती हूँ। रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन विद टाइम ऑफ डिफरेंट केमिकल स्पीसीज टेकिंग पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन इज नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ दैट स्पीसीज। मतलब कि अगर मैं अपनी भाषा में तो मैं समझाऊं, आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना रहे हो, क्योंकि रेट होता है क्या, अभी आपने मुझे बोला मैम स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम, तो यहाँ पे रेट क्या होगा? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। बोलो बात ठीक है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. You can easily relate with your जो बचपन में स्पीड वाला डेफिनेशन पढ़ के आते थे। अब मैं तुम्हें लिखवाऊंगी मेरे वाले पॉइंट। मैं फिर कह रही हूँ, जो मैं पॉइंट्स लिखवाऊंगी वो तुम्हारे हूबहू नोटबुक में होना चाहिए। यूं का यूं तुम्हें अपनी नोटबुक में उतारना है, एक एक पॉइंट में लिखवाऊंगी। NCERT में कुछ नहीं है, इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है। अगर तुम्हें फॉलो करना है, मैं अभी तुम्हें आगे बताऊंगी भी थी, तुम्हें अभी मॉड्यूल करने स्टार्ट करने पड़ेंगे, ठीक है? चलो अभी बताऊंगी, पहले लिख लो। लिखो बेटा, फर्स्ट पॉइंट लिखो। इट इज चेंज इन, रेट ऑफ रिएक्शन बोल रही हूँ, इट इज चेंज इन
concentration of reactant or product, अरे पापा बेटा लेट आते हो भाई तुम लोग बहुत. It is change in concentration of reactant or product per unit time, per unit time, per unit stoichiometry coefficient. एक नई बात लिख दी बेटा मैंने, per unit stoichiometry coefficient. स्टोइचियोमेट्री कोएफिशिएंट पता है ना, जो आपके रिएक्टेंट अगर मान लो लेट से ये वाली रिएक्शन है 2A + B + 3C, तो ये क्या है, स्टोइचियोमेट्री कोएफिशिएंट है. तो यानी कि हमें क्या बोलना है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, चेंज इन, क्या चेंज, किसमें चेंज आ रहा है. ऑब्वियस ही बात है, अगर रिएक्शन हो रही है तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में ही तो चेंज आएगा ना. किसके रिस्पेक्ट में आएगा, टाइम के रिस्पेक्ट. अगर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी इंक्लूडेड है तुम्हारी रिएक्शन में तो वो भी पार्टिसिपेट करेगा, उसका भी रोल होगा. तो मैंने लिखा है पर यूनिट स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट. इतनी बात क्लियर है क्या, किसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट मेरा बेटा, ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट. बात ठीक है इतनी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. बढ़िया. दिव्यांश क्लास में है बेटा? Yes, ma'am. हाँ, क्लास में ही रहो, क्लास में ही रहो. आगे लिखो, रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव, इज ऑलवेज पॉजिटिव. लिखो, मतलब कि जो तुम रेट निकालोगे वो भैया क्या होना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए. अगर तुम्हारा नेगेटिव आ रहा है मतलब तुमने कोई कबाड़ा कर दिया, मतलब वहां पे कोई गलती कर दी है. थर्ड पॉइंट लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन is defined for product and reactant. मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शन मेरा बेटा डिफाइन होगा वो किसके लिए होगा, सिर्फ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के लिए होगा. जल्दी से ये 3 पॉइंट लिखो ताकि मैं आगे फिर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पे जाऊं. जल्दी से इसको लिखेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, क्योंकि जब तक आप मैथमेटिकल एक्सप्रेशन नहीं सीखेंगे एंड क्वेश्चन नहीं करेंगे ना तो फिर चीजें बहुत ज्यादा क्लियर नहीं होंगी. ठीक है, इतने पॉइंट्स लिखो एंड गिव मी थम्स अप. यस मैम हो गया है, ताकि फिर हम आगे चले मेरा बेटा. तो मेरा बेटा इधर देखना, रेट ऑफ रिएक्शन को, अरे पेन कहाँ गया, ये रहा. रेट ऑफ रिएक्शन को अगर मैं लिखूंगी, लिखो क्या लिखूं, चेंज इन कंसंट्रेशन, ऐसे लिख दूं ना, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम बोला था, यानी कि टाइम टेकन कितने में, इनटू स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट. स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बताओ, ऐसे ही लिखा जाएगा इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन. अगर मैं फिर बात करूं यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन की, वो क्या होगा, कोई मुझे बताएगा? मैम यस, मोल लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स. मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, या यू कैन से मोल पर लीटर पर सेकंड. क्यों, ऊपर क्या है, कंसंट्रेशन है, नीचे क्या है, टाइम है, हाँ या ना. और कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, अगर मान लो कंसंट्रेशन तुम्हारी मोलैरिटी है तो मोलैरिटी की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर. नीचे टाइम है, मान लो टाइम सेकंड में है तो क्या यूनिट आ जाएगी, मोल पर लीटर पर सेकंड, हाँ या ना. बोलो सारे बच्चे. Yes, ma'am. Yes, ma'am. रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट कहाँ आएगी, ये पता है, वहां पे काम आएंगे जो स्टेटमेंट वाले तुम्हारे सवाल आते हैं ना, वहां पे कहीं एक स्टेटमेंट पूछ लेंगे, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन मोल पर लीटर पर सेकंड. अगर मान लो मैं तुम्हें बोलती हूँ गैसियस फेज, अगर तुम्हारी कोई गैस है, याद करो अपनी आइडियल गैस इक्वेशन, PV = nRT होता था मेरा बेटा. नहीं याद है तो याद करो अभी. P प्रेशर ऑफ गैस, V इज योर वॉल्यूम occupied, N is number of moles, R is your universal gas constant and T is your temperature. इसको मैं ऐसे लिख दूं, N/V RT. Yes, ma'am. N/V क्या है, N/V मैम मोलैरिटी है और R कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है मान लो, है ना, मान के लो T टेम्परेचर ही है. तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी ऑफ गैस, यही तो मतलब हो गया.
यानी कि यू कैन यूज प्रेशर वाली टर्म इन प्लेस ऑफ कंसंट्रेशन। मतलब तुम कंसंट्रेशन की जगह प्रेशर भी यूज कर सकते हो अगर तुम्हें गैसियस फेज दिया हुआ है। तो तुम क्या बोलोगे? चेंज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बाय टाइम टेकन इनटू स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, हाँ या ना? कंसंट्रेशन की जगह फिर तुम यूज करोगे पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। और अगर फिर मैं यूनिट की बात करूं रेट ऑफ रिएक्शन की, तो वो क्या हो जाएगी? अब कंसंट्रेशन की जगह क्या है यहाँ पे? प्रेशर है। प्रेशर की यूनिट क्या होती है? या तो एटमॉस्फेयर होगा, बार होगा, पास्कल होगा। तो यूनिट क्या होगी? एटमॉस्फेयर पर सेकेंड। अगर बार होगी तो बार पर सेकेंड, और अगर पास्कल होगी तो पास्कल पर सेकेंड। बोलो हाँ या ना? कुछ रटना है? नहीं रटना, समझना है सब कुछ। बात ठीक है? ठीक है, आगे चलें। जल्दी से बोल दो, चैट बॉक्स में बोल दो, वरना थम्स अप करके बोल दो यस मैम आगे चलो। ये तो हो गया, Yes, तो ma'am. पल्ले पड़ गया। Yes, ma'am. कृष्णा, लवन्या, सिल्की, Yes, ma'am. कार्तिक, तनीषा, कितने नाम याद हो रहे हैं बेटा? उसके बाद हम चलते हैं टाइप्स ऑफ रेट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करूंगी मैं इस पे। एक सेकेंड, हाँ बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी बिकॉज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखो टाइप्स ऑफ रेट क्या है? दो रेट आप देखोगे, एवरेज रेट, इंस्टेंटेनियस रेट। एवरेज रेट क्या होता है? जो मैं कुछ सर्टेन टाइम ऑफ इंटरवल पे बात कर रही हूँ। जैसे मान लो क्रिश है, कार चला रहा है, मैं उसको बोलूं बेटा मुझे ये बता दे रात को 9 से 10 बजे के बीच में तुम्हारी स्पीड क्या थी, है ना? तो मैं कुछ उस पर्टिकुलर कुछ सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम में उसका स्पीड पूछ रही हूँ, यस और नो। ऐसे ही यहाँ पे केमिकल काइनेटिक्स में क्या बोलूंगी कि रेट ऑफ रिएक्शन इज मेजर्ड इन सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. जैसे कि सिंपल सी बात है, मैं तुम्हें डायरेक्ट ग्राफ पे लेके आती हूँ। अगर तुम नोटिस कर रहे हो तो ये कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ बन रहा है। तुम्हें पता है, ध्यान से सुनना, कोई रिएक्शन हो रही है, देखो रिएक्टेंट से मान लो प्रोडक्ट बन रहा है। पहले मैं अपनी लैंग्वेज में समझाती हूँ। मान लो टाइम t0 पे जब तुम्हारी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, लेट्स से जो तुम्हारे पास रिएक्टेंट है वो 5 मोलर है, लेट्स से 5 मोलर है, प्रोडक्ट नहीं बना होगा जब तक तुम्हारा टाइम t0 होगा, यस और नो। कुछ टाइम बाद रिएक्शन होनी स्टार्ट हुई होगी तो ऑब्वियस सी बात है तुम्हारा रिएक्टेंट 5 मोलर तो रहा नहीं होगा, कुछ कम ही हुआ होगा। मान लेते हैं 2 खत्म हो गया, बना कितना होगा? 2 ही बना होगा। बोलो हाँ या ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, तो ma'am. इतना बच गया, 3 बच गया। तो यानी कि कहने का क्या मतलब है, टाइम के साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, और टाइम के साथ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या दिखा रहा है? इधर देखो, ये टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है, ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दिखा रहा है, और ये क्या दिखा रहा है? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन दिखा रहा है। ठीक है, अच्छा मान लेते हैं किसी टाइम t1 पे जो ये डिक्रीज हो रहा है, मान लेते हैं किसी टाइम t1 पे कंसंट्रेशन r1 है, किसी टाइम t2 पे कंसंट्रेशन कितनी हो गई? r2। समझ पा रहे हो ये क्या बोल रही हूँ मैं? ठीक है, ऐसे ही किसी टाइम t1 पे मान लेते हैं प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन t1 है, किसी टाइम t2 पे मान लेते हैं प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन t2 है। अब तुम्हें t1 और t2 के टाइम इंटरवल में बताना है तुम्हारा रेट क्या होगा। इसको हम बोलते हैं एवरेज रेट। जब तुम्हें सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम में रेट ऑफ रिएक्शन लगाना है, निकालना है। आज मैं ये बोलूंगी एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट पूरे 2 हफ्ते के टाइम में, मतलब जब तक ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हो जाता, मैं कभी अपने मुंह से नहीं निकालने वाली एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे कि अगर मान लो मुझे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, ठीक है, अगर मुझे इसके लिए एवरेज रेट निकालना पड़े, क्या बताया अभी मैंने? रेट की डेफिनेशन क्या होती है? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बाय टाइम। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा? जो एवरेज रेट को हम दिखाते हैं वो किससे दिखाते हैं? डेल्टा से। किससे? डेल्टा से।
किस में चेंज हो रहा है? लेट से सबसे पहले मैं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बात करूं, डिवाइड बाय डेल्टा टी। क्या ये चीज समझ में आई है? Yes, ma'am. चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाय टाइम। ठीक है, मैंने यहाँ पे माइनस क्यों लगाया? याद करो मैंने एक चीज बोली थी, रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव। तुम्हें पता है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है टाइम के साथ, तो जब तुम ये चेंज निकालोगे वो चेंज पक्का नेगेटिव आने वाला है। तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इसलिए मैंने बोला रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा तुम्हारा? पॉजिटिव होगा। क्लियर है ये? यानी कि Yes, जब जब तुम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लिखोगे तब तब आगे क्या लगाओगे? माइनस लगाओगे। अच्छा, तो एवरेज रेट क्या हो जाएगा? माइनस। चेंज क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। चेंज क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल पे कितना है? फाइनल है R2, इनिशियल कितना है? R1, डिवाइडेड बाय टाइम क्या है? T2 माइनस T1। बोलो हाँ या ना, यही तो लिखा हुआ है, देखना Yes, ma'am. यही तो लिखा हुआ है, कुछ है ही नहीं इसमें। प्रोडक्ट की करोगे तो क्या लिखोगे? प्लस डेल्टा P बाय डेल्टा T। वाई प्लस? क्योंकि टाइम के साथ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेस। फाइनल माइनस इनिशियल, चेंज इज व्हाट? फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन P2 है, इनिशियल P1 है, तो चेंज क्या आ जाएगा? P2 माइनस P1, P फाइनल माइनस P इनिशियल डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1। यही तो क्या होता है? रेट निकालते हैं इस तरीके से। आई होप इट इज क्लियर। Yes, ma'am. कनक हाँ दिव्यांश, मैम एक बार ग्राफ दोबारा समझा दो। अभी दोबारा आएगा, टेंशन मत ले बेटा। चल बता देती हूँ, इसमें ही बता देती हूँ। देखो मैं बोल रही हूँ, जैसे मान ले बेटा ये T1 टाइम है दिव्यांश, ठीक है? T1 टाइम पे मान लेते हैं तुम्हारी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इतनी रही, अरे बाबा इतनी रही होगी। टाइम T2 पे मान लेते हैं ये कंसंट्रेशन इतनी हो गई होगी, कम हो रही है ना कंसंट्रेशन टाइम के साथ, देख पा रहे हो? बिकॉज टाइम के साथ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज। और ऐसे ही प्रोडक्ट हम मान लेते हैं कि किसी T1 टाइम पे P1 कंसंट्रेशन है, T2 पे P2 है। जब तुम क्वेश्चन करोगे तो उसने वो कंसंट्रेशन दे रखी होगी, फिर वो वैल्यूज रख देना। क्वेश्चन भी करेंगे, डोंट वरी। आगे चलूं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, अच्छा चलो अब तुम एक चीज करके दिखाती हूँ, बड़े ही काम की चीज है। तुम्हें एक चीज क्लियर होगी कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। लेट्स से मैंने एक रिएक्शन लिख ली, एग्जाम्पल 2A प्लस 3B। मान लो 2A से 3B बन रहा है तुम्हारा, कोई जनरल रिएक्शन लिखे, मैंने कुछ लिखा नहीं है, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, ठीक है? अच्छा मान लेते हैं, तुम मुझे बता देना, हाँ मैम मान तो सकते हो। मान लेते हैं टाइम T0 पे इसके A मोल हैं, मान सकती हूँ क्या? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, और ये कुछ भी नहीं बने होंगे। और मान लेते हैं T टाइम के बाद, कुछ टाइम बाद इसमें से कुछ माइनस हुए होंगे, तो मैं मान लेती हूँ इसमें से 2x चले गए होंगे। Yes, एक ma'am. बात बताओ, 2 से 3 मोल, 2 मोल A से 3 मोल B बन रहे हैं, तो 2x गया तो कितना बना होगा? 3x। Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है ना? 2 से 3 बना है तो 2x से कितना बन जाएगा? 3x बन जाएगा ना? ठीक है, अच्छा अब तुम क्या रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन थोड़ा सा याद कर सकते हो? अगर मैं रिएक्टेंट की केस में लगाऊं, मान लेते हैं रेट ऑफ रिएक्शन मुझे बताना है टाइम T0 और T टाइम के बीच में। सबसे पहले मैं लिख रही हूँ रिएक्टेंट के केस में, तो तुम मुझे बताओ क्या होगा? माइनस डेल्टा A बाय डेल्टा T होगा। यस और नो? यस मैम। लेकिन Yes, लेकिन लेकिन मैंने एक चीज गलती कर दी मैम, आपने बोला था स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी लेना है, तो यहाँ पे क्या लूंगी? 1/2। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब मुझे ये बताओ तुम लोग, चेंज कितना हुआ है कंसंट्रेशन में? फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल में कहाँ है? A माइनस 2x, इनिशियल माइनस A। आप इसको कंसंट्रेशन ले लो, अगर तुम 1 लीटर वॉल्यूम ले रहे हो तो इसको कंसंट्रेशन बोल दो, डिवाइड बाय टाइम T माइनस 0, तो कितना आ गया? कोई मुझे बताएगा? ये आ जाएगा x बाय T। देखना एक बार सॉल्व करके फटाफट से। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। बहुत ही बढ़िया, हाँ यस मैम कानों में आना चाहिए, अच्छा लग रहा है मुझको सुनते हुए। अगर मान लो मैं ऐसी रेट ऑफ रिएक्शन निकालती हूँ प्रोडक्ट के केस में, तो आप क्या बोलोगे? प्लस 1/3 डेल्टा B बाय डेल्टा T, यही बोलोगे? Yes, इफ आई एम ma'am. टॉकिंग अबाउट एवरेज रेट।
तो डेल्टा बी क्या है, चेंज इन प्रोडक्ट फाइनल कितना है 3x, इनिशियल 0, टाइम क्या होगा t माइनस 0, तो ये कितना आ रहा है x बाई टी नहीं आ X by जाएगी अभी? यस क्या हो रहा है ये, क्या समझे इससे? मैम जितना प्रोडक्ट कम होगा उतना ही तो रिएक्टेंट बनेगा। उल्टा बोल दिया, जितना रिएक्टेंट कम होगा उतना ही जितना रिएक्टेंट yes, कम ma'am. होगा उतना प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर हो गया? यस मैम। यानी कि जितना तुम्हारा भैया रिएक्टेंट कम होगा उतना ही तुम्हारा प्रोडक्ट बनेगा। अब मैंने ये बता दिया ना, अब जो मैं एक्सप्रेशंस बताऊंगी आगे वो तुम कभी गलत नहीं करोगे, ठीक है? तो दिस इज ऑल अबाउट एवरेज रेट। अब बात आती है इंस्टेंटेनियस रेट, नाम से पता चला इंस्टेंट। मैं बोल रही हूँ इशिता को, इशिता तुम्हारी बताओ कि ना 9:15 बजे कितनी स्पीड थी, है ना? मतलब मैंने उससे इंस्टेंट पूछ लिया, भैया बताओ भाई तुम्हारी कितनी स्पीड थी। अब मैंने टाइम इंटरवल में नहीं पूछा। तो बेसिकली इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है, जो डिफाइंड होता है बहुत ही शॉर्ट इंटरवल टाइम के लिए। लिख सकते हो, लिखना चाहते हो तो इंस्टेंटेनियस रेट डिफाइंड फॉर वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल, इंस्टेंटेनियस रेट बोलते हैं, या यू कैन से और पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। लेकिन मैम इसको निकालेंगे कैसे, इसको निकालेंगे कैसे? अब देखो फाइनाइट टाइम ऑफ इंटरवल तो है नहीं जो तुम t2 माइनस t1 वो कर लो। अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, जो भी तुम्हें ग्राफ दिया जाएगा, जैसे तुम्हें दिख रहा है तो ये रिएक्टेंट का ग्राफ दिया हुआ है क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन टाइम के साथ डिक्रीज हो रही है ना, दिख रहा है क्या? अगर ये तुम्हारी मान लो कंसंट्रेशन है, ये वर्सेस टाइम के बीच में ग्राफ बनाया हुआ है, तो ये डिक्रीज हो रहा है, इट मींस ये रिएक्टेंट वाला ग्राफ दिया हुआ है। तुम्हें क्या करना है, ग्राफ के कोई भी हिस्से को पकड़ना है, टेंजेंट ड्रॉ करना है। देखो इन्होंने किया हुआ है, देख पा रहे हो मेरा बेटा? Yes, ma'am. एक टेंजेंट ड्रॉ करना है। टेंजेंट ड्रॉ करके क्या करना है, समझ में आ गया होगा, स्लोप निकालना है, ठीक है? तो यहाँ पे इंस्टेंटेनियस रेट में क्या होगा मेरा बेटा, इसको हम बोलेंगे, कैसे निकालेंगे हम, स्लोप ऑफ टेंजेंट। और स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा, लेट्स से कि ए कंसंट्रेशन है तो dA बाय dt। तो हम इसको किससे दिखाते हैं, क्योंकि शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए डिफाइन कर रहे हैं तो यहाँ पे हम यूज करते हैं d। वहां पे लार्ज टाइम ऑफ इंटरवल के लिए दिखा रहे थे तो हमने वहां यूज किया डेल्टा। मैम क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे, कुछ कर लो, तुम्हारी मर्जी है। d बाय इंस्टेंटेनियस रेट करना थोड़ा सा ज्यादा जल्दी हो जाता है, नहीं तो डेल्टा बनाओगे, कुछ भी यूज कर सकते हो, वो तुम्हारी इच्छा है। बट तुम जितने भी क्वेश्चंस में करवाओगे या तुम कोई क्वेश्चन देखोगे प्रीवियस ईयर में तो dy करके कर लेना, वो भी तुम्हें dy करके देगा, मतलब इंस्टेंटेनियस रेट लिख के देगा, तो ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है? अब स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा इसमें, dA बाय dt, लेकिन मैं यहाँ पे लिख दूं माइनस स्लोप ऑफ टेंजेंट माइनस dA बाय dt, क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है ना, जो आप इसका स्लोप निकालोगे नेगेटिव आएगा, नेगेटिव नेगेटिव क्या होगा फिर, पॉजिटिव होगा, यस मैम। हाँ या ना? चलो भाई, यस एट टाइम t। तो अगर मान लो मुझे इसका स्लोप निकालना तो dA बाय dt कैसे निकालेंगे मैम, निकाल तो लेंगे। देखो लेट्स से कि ये वाला पॉइंट है और ये वाला पॉइंट कंसिडर कर लो, टाइम कितना है इस पे 20 और 0, तो निकाल सकते हो क्या? लेट्स से कितना है 0.085 बोल दो इसको, है ना? और ये कितना है 0. कितना बोलोगे इसको, 0.045 बोल दो, और ये कितना हो जाएगा 20 माइनस 0, हाँ या ना? कितना आ जाएगा, आ जाएगा, निकाल लोगे? देखो निकाल लोगे ना, इसमें कुछ माइनस माइनस करने में कोई गड़बड़ तो नहीं करोगे ना? 0.01 0. माइनस किया तो कितना आया ये मेरा बेटा, मैम 0.040। हाँ 0.040, नीचे है 20, ठीक है? मैं सिर्फ बता रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कैलकुलेशन करो आप, मैं सिंपल बता रही हूँ कि इंस्टेंटेनियस रेट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा, उससे आपको स्लोप निकालना पड़ेगा, देन यू कैन फाइंड आउट द इंस्टेंटेनियस रेट। डोंट वरी, पेपर में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते तो मैं इस पे ज्यादा टाइम भी स्पेंड नहीं करूँ। फिर भी मैंने तुम्हें डीपीपी में एक क्वेश्चन दे दिया है, तुम जितना मैंने समझाया है उतना उस पर अप्लाई करोगे तो यू कैन इजिली सॉल्व। क्लियर है? यस यस मैम। यस मैम।
तो यहाँ पे देखो लिखा भी हुआ है, एक बार पढ़ लो इसको. इट इज डिटरमाइंड ग्राफिकली बाय ड्रॉइंग अ टेंजेंट एट टाइम t ऑन ईदर ऑफ द कर्व्स फॉर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट का दिया हो या प्रोडक्ट का दिया हो वर्सेस t, एंड कैलकुलेटिंग इट्स स्लोप. ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं. ये क्वेश्चन देखना एक बार, आंसर मत देखना प्लीज, एक बार क्वेश्चन रीड करो. फाइंड द रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट. उन्होंने कोई प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन दी है इस फॉर्म में, C इज इक्वल टू 2.5 टी स्क्वायर माइनस 4 मोल पर लीटर. ठीक है, आपको क्या निकालना है? यू हैव टू फाइंड आउट द एवरेज रेट. एवरेज रेट के लिए पक्का तुम्हें टाइम इंटरवल दिया होगा, दिया हुआ है ना, ये देखो 10 से 20 सेकंड के बीच में. साथ ही साथ तुम्हें इंस्टेंटेनियस रेट भी निकालना है, और इंस्टेंटेनियस रेट के लिए तुम्हें भैया एक ही टाइम दिया होगा, देखो दिया भी होगा 12 सेकंड. यानी कि तुम्हें एवरेज रेट निकालना है और तुम्हें इंस्टेंटेनियस रेट निकालना है. सबसे पहले निकाल लो एवरेज रेट. एवरेज रेट क्या होगा? डेल्टा C बाय डेल्टा T होगा. कृष्णा, सुजल, आर्यन, कार्तिक, यस मैम. डेल्टा C बाय डेल्टा T होगा. यस. Yes, ma'am. यस Yes, टाइम क्या है तुम्हारा भैया? T2 है तुम्हारा 20 सेकंड और T1 है तुम्हारा 10 सेकंड. तो एक काम करो ना, तुम्हारे पास जो इक्वेशन दी हुई है 2.5 टी स्क्वायर माइनस 4, तो एक बार यहाँ पे 20 पुट कर दो, एक बार यहाँ पे टाइम पुट 10 पुट कर दो, तो तुम्हारे पास आ नहीं जाएगा C2 माइनस C1. Yes, ma'am. बस कर दो, आंसर आ जाएगा. बोलो आया कि नहीं? इन्होंने देखो निकाल भी रखा है, एक 246, एक 996, ये आ गया फाइनल. बताओ मुश्किल है मैम? ये तो इजी है, No, ma'am. तभी पेपर में भी कम आता है. अब बात आती है इंस्टेंटेनियस रेट कैसे निकालेंगे. आपको कंसंट्रेशन दी हुई है, कैसे निकालते हो? डीसी बाई डी. मैंने अभी देखो अभी बताया था डीए बाई डी. तो यहाँ पे क्या निकालोगे तुम लोग? डीसी बाई डी. नीट वाला बच्चा होता मुझे समझाना मुश्किल हो जाता इंटीग्रेशन, बट तुम हो मैथ्स वाले बच्चे, तुम्हारे को नहीं, मेरे को ज्यादा जोर देना पड़ेगा. तुम तो मेरे से पहले कर लोगे. डीसी बाई डी क्या करोगे? पावर आगे इंटू 2t माइनस, ये तो कांस्टेंट है 0, कितना आ गया? 5t आ गया. और आपको कितने Yes, टाइम पे ma'am. निकालना है? 12 सेकंड पे निकालना है. इट मींस रेट कितना आ गया? 60 60 मोल पर लीटर पर सेकंड. यही था बेसिक. मैं फिर से आ रही हूँ, मैंने अभी तक क्या क्या बताया है. सारे बच्चे आंखें बंद करो और क्या क्या कराया है वो देखो. सबसे पहले हमने ये डिस्कस किया कि व्हाई वी स्टडी केमिकल काइनेटिक्स. तो भैया इक्विलिब्रियम और थर्मोडायनेमिक्स हमें बहुत चीजों के बारे में नहीं बताया था. मतलब कितने फास्ट रिएक्शन हो रही है हमें नहीं पता, कितना स्लो हो रही है, कितना फास्ट हो रही है, वो हमें केमिकल काइनेटिक्स बताएगा, इसलिए हम पढ़ रहे हैं. केमिकल काइनेटिक्स में सबसे पहले हमने ये देखा कि रेट होता क्या है. रेट, किसी भी रिएक्शन का रेट कैसे लिखते हैं. मैंने बोला किसी भी रिएक्शन का रेट डिपेंड करेगा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम इन पर यूनिट आपका इनटू स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट. पहली चीज ये बताई. फिर मैंने बोला दो टाइप के रेट आप देखोगे, इंस्टेंटेनियस रेट, एवरेज रेट. एवरेज रेट एक सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम पे आप डिफाइन करोगे एंड इंस्टेंटेनियस रेट डिफाइन करोगे किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे. ठीक है जी. अच्छा, उसके अलावा मैंने क्या बोला कि रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा पॉजिटिव आएगा. तो जब भी आप रेट लिखोगे इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो ध्यान रखना आगे आप माइनस का साइन लगाओगे, बिकॉज माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज विद टाइम. प्रोडक्ट में आप नहीं लगा रहे हो, वहां पे आप प्लस डीपी बाई डी लगाओगे, बिकॉज प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ क्या हो रही है मेरा बेटा? इंक्रीज हो रही है. ठीक है, और जितना रिएक्टेंट खत्म होगा उतना ही प्रोडक्ट बनेगा. आई होप यहाँ तक क्लियर होगा. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. चलो, उसके बाद मैं यहाँ पे लिखना स्टार्ट करूंगी एक्सप्रेशन द रेट ऑफ रिएक्शन. अब एक्सप्रेशन द रेट ऑफ रिएक्शन का क्या मतलब है? देखो जी, जो मैंने तुम्हें समझाया है, अब मैं वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखूंगी, फिर हम न्यूमेरिकल्स की ओर बढ़ते चले जाएंगे. जैसे कि इन जनरल मैं एक रिएक्शन लिखती हूँ मेरा बेटा, ए बी बी से मिल रहा है सी डी डी. स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, स्मॉल d आर द स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट. ठीक है, तो अगर मान लो मुझे रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है इसके लिए, तो मैं कैसे लिखूंगी? पहले मुझे देख लो, मैं लिखवाती हूँ. माइनस, तुम बस बताना ठीक है नहीं, -1/a
da/dt, तुम चाहे एवरेज रेट के उसमें लिखो, डेल्टा ए बाय डेल्टा टी लिखो, तुम्हारी इच्छा, da/dt लिखो, तुम्हारी इच्छा। मैं बार बार da बाय लिखूंगी तो तुम्हें वो ही हैबिट हो जाएगी अल्टीमेटली। इक्वल टू माइनस 1/b, b क्या है, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, dB/dt, यस और नो। अब आपको पता है जितना रिएक्टेंट खत्म होगा उतना ही प्रोडक्ट बनेगा, तो मैं इक्वल टू ही लिखूंगी ना, प्लस 1/c dC/dt इज इक्वल टू 1/d, प्लस लगा लो, वो इसलिए लिखवा रही हूँ प्लस, अभी तुम सीख रहे हो इस वजह से, बाद में लिखूंगी भी नहीं प्लस, ठीक है, dt/dt। बोलो हाँ या ना। Yes, ma'am. तुम्हारी मर्जी है, इंस्टेंटेनियस रेट के टर्म्स में लिखना है उसमें लिखो, एवरेज रेट के टर्म्स में लिखना है उसमें लिखो, मैं अब वो टर्म दोबारा रिपीट नहीं करूं, ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा एक चीज और भी ध्यान रखना कि रेट ऑफ रिएक्शन वाले एक्सप्रेशन में ना तुम यहाँ पे तुम्हारा कंसंट्रेशन टर्म्स भी आ सकते हैं, यानी कि मोलारिटी की टर्म्स में भी इसको लिख सकते हो, प्रेशर की टर्म्स में भी लिख सकते हो, और मोल्स की टर्म में भी लिख सकते हो। और यहाँ पे मोल पे लिखो, इंपॉर्टेंट, क्योंकि बच्चों को ना क्या ध्यान रखता है, सिर्फ ध्यान रहता है मोलारिटी और प्रेशर, वो ये ध्यान में रखते हैं कि भैया मोल की टर्म्स में भी लिख सकते हैं। और जेई में क्वेश्चन पूछा था 2023 में, जो कि आज मैं कराऊंगा, मतलब बहुत क्वेश्चन है बेटा जेई के इस वाले टॉपिक से रिलेटेड, 6-7 तो मैं क्लास में ही करा दूंगी, ठीक है। मतलब देखते हैं, अभी तो 7:45 हुई है, वैसे बहुत टाइम है अपने पास। क्लियर है इतना? यस मैम। ठीक है। अब आता है एक वर्ड आता है नया, रेट ऑफ अपीयरेंस, या यू कैन ऑल्सो से रेट ऑफ फॉर्मेशन। एक बार बताओ, कोई रिएक्शन हो रही है तो उसमें फॉर्मेशन किसका होगा, प्रोडक्ट का होगा, मानते हो कि नहीं मानते हो? यस मैम। तो इट इज डिफाइंड ओनली फॉर प्रोडक्ट। लिख लीजिए इसको। जैसे कि मान लो मैं ये लिख रही हूं, अगर मुझे रेट ऑफ फॉर्मेशन लिखना है किसका, प्रोडक्ट का, तो कैसे लिखूंगी, रेट ऑफ अपीयरेंस क्या होगा मेरे पास, dB/dt। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता दी, dB/dt। रेट ऑफ अपीयरेंस में कभी भी कोएफिशिएंट नहीं आता है, इसको अपने शब्दों में अपनी लैंग्वेज में लिख लो, कहीं पे भी क्लाउड बना के, जहां लिखना है लिख लो। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस में कभी भी स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं आता है। अगर वो पूछ रहा है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी, इट मींस वो आपसे ये जानना चाह रहा है कि बेटा d/dt निकाल दे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाँ, अगर आपको रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है तो आप ऐसे लिखेंगे, -1/x dA/dt इज इक्वल टू 1/y dB/dt, वो लिख लो, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन में क्या होता है, स्टोइचियोमेट्रिक इंक्लूड करते हैं, लेकिन रेट ऑफ अपीयरेंस बोलो या रेट ऑफ फॉर्मेशन में हम स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को इंक्लूड नहीं करते हैं। इतनी बात क्लियर है? कोई बात नहीं, अभी क्वेश्चन करेंगे, जम जाएगी बात, चमक जाएगी। ऐसे ही आगे आता है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। कौन गायब हो रहा है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो रही है, तो इट इज डिफाइंड ओनली फॉर, बोलो, रिएक्टेंट्स। अगर मैंने लिखा x से y भी बन रहा है, तो अगर मुझे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस लिखना हो तो कोई मुझे बताएगा क्या लिखूं? dA/dt. minus dA/dt. वेरी गुड, -dA/dt एक्सक्लूडिंग स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। बट तुम्हें रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है तो लिखो बोलो जी, बढ़िया, चमका। अनिरुद्ध, अनुराग आया है? ओन, अभिषेक, रिजुल, कार्तिक, साक्षी, सुजल, आर्यन, थैंक यू आर्यन। ओके, अनुराग नहीं आया ना आज। चलो, किसी को कुछ पूछना है यहाँ तक तो पूछ लो, तुम्हें मैं 20 सेकेंड्स दे रही हूँ, रिवाइज कर लो, क्योंकि अब देखो क्वेश्चन ही स्टार्ट होंगे। देखो क्वेश्चन ही क्वेश्चन एंड ऑल क्वेश्चंस आर बिलोंग्स टू योर प्रीवियस जेईई मेंस रिसेंट वाले क्वेश्चन।
तो जल्दी से तुम्हें 20 सेकंड दे रही हूँ, फटाफट रिवाइज कर लो, फिर क्वेश्चन पे जंप करते हैं बेटा। कुछ पूछना है तो मैम रेट ऑफ अपीयरेंस बता दो एक बार दोबारा। रेट ऑफ अपीयरेंस मतलब होता है मेरा बेटा फॉर्मेशन, और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, तो फॉर्मेशन किसका हो रहा है? प्रोडक्ट का हो रहा है। तो जब तुम प्रोडक्ट का रेट ऑफ फॉर्मेशन लिखते हो तो उसमें आप लिखते हो, लेट्स से कि दिस इज एग्जांपल, तो उसमें आप लिखोगे dB by dt प्लस dB by dt। यहाँ पे आप स्टोशियोमेट्री को इंक्लूड नहीं करते। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर तुमसे एग्जामिनर पूछ रहा है रेट ऑफ अपीयरेंस बता दो, तो मतलब वो तुमसे पूछना चाह रहा है, वो लिख के देगा किसका रेट ऑफ अपीयरेंस। लेट्स से मैं बोल रही हूँ रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी निकाल दो, जिसने भी मेरे से पूछा है, गुनगुन ने पूछा है, तो तुम क्या निकालोगी? dB by dt। 1/y dB by dt नहीं निकालोगे, तुम निकालोगी सिंपल सिर्फ dB by dt। और ये सब निकालोगी कैसे? रेट ऑफ रिएक्शन वाले एक्सप्रेशन को यूज करके। क्वेश्चन करते हैं, इट विल क्लियर। ठीक है, चले फिर। चलो, यस मैम। जैसे कि मुझे एक क्वेश्चन दिख रहा है, ये बिल्कुल बेसिक वाला क्वेश्चन। मैं हमेशा कहती हूँ बेटा, जब भी तुम कोई चैप्टर पढ़ रहे हो, कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, हमेशा उसके पहले सिंपल वाले क्वेश्चन से स्टार्ट किया करो, सो दैट योर कॉन्फिडेंस विल बिल्ड अप, बूस्ट अप। ठीक है, तो तुम आगे अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी आराम से कर पाओगे। तुम खुद देखना अभी कैसे लेवल बढ़ेगा और तुम आराम से कर लोगे। जैसे एक ये बेटा, ये इक्वेशन दी है इन्होंने हमें, देखो तुम पढ़ना एक बार क्या पूछ रहा है। वो पूछ रहा है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए इज रिलेटेड टू रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी बाय द एक्सप्रेशन। यानी कि तुम्हें बताना है कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए और रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ सॉरी अपीयरेंस ऑफ बी किस तरीके से सी। रिलेट करता है। आर यू श्योर? सी। यस मैम। मैम एक गलती कर दी तुम लोगों ने एक्सप्रेशन नहीं लिखा इसका। एक काम करो सारे बच्चे, इसका एक्सप्रेशन लिखो, इसका एक्सप्रेशन लिखो रेट ऑफ रिएक्शन, तब तुम्हें पता चलेगा क्या ये दोनों बराबर है। रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ फॉर्मेशन आपस में बराबर कब से होने लगे? अभी तुम्हें समझ में आएगा मैं क्या बोलूं। इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखना मेरा बेटा, मैं लिख दूं -2 DA by dt, क्योंकि नीचे है ना, डिवाइड में है 2। यस मैम। और ये कैसे लिखूंगी? ये दोनों इक्वल है बेटा। अब इसको कैसे रीअरेंज करूं कि मेरा ऑप्शन बन जाए? चेक करिए जल्दी से। ऑप्शन बी। बी ऑप्शन। पहले क्यों नहीं आया था? पता क्यों नहीं आया? तुमने बस ऐसे देख के कर दिया, समझे? ये दोनों बराबर नहीं है, ये दोनों बराबर है। तो इसको कैसे लिखोगे तुम? अब ऑप्शन में जाओ, कौन सा ऑप्शन सही आप बना पाओगे? 2 को नीचे ले जाओ, तो दैट इज dA by dt माइनस dA by dt इज इक्वल टू 1/4 dB by dt। ये बराबर होंगे। ये बराबर कब से होने लग गए? क्लियर है सबको? और करें क्वेश्चन? चलो और करते हैं क्वेश्चन, धीरे धीरे लेवल बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जेई का PYQ। पढ़ना एक बार, तुम पढ़ो एक बार, कराना तो देखो है ही, एक बार पढ़ लो। ये है SO4 2 नेगेटिव और ये है I3 नेगेटिव। पढ़ना एक बार क्या बोल रहा है वो। स्टेटमेंट पे मत जाना, वो तो बड़ा भयानक भयानक नाम लिखा हुआ है। अपने को जो करना है ना, सिर्फ उससे मतलब रखेंगे। रेट ऑफ डिसअपियरेंस दिए, रेट ऑफ फॉर्मेशन निकालना है। हाँ करो फिर। पहला काम तुम लोगों का क्या होना चाहिए? लिखो एक बार नोटबुक में, लिखो कि पहला काम होगा हमारा रिएक्शन को देख के उसका एक्सप्रेशन लिखना, उसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखना। तो तुम फटाफट से सबसे पहले सारे के सारे जितने भी तुम 20-21 बच्चे बैठे हो, मुझे इसका इक्वेशन लिख के दिखाओ, मतलब मुझे रेट ऑफ रिएक्शन लिख के दिखाओ इस रिएक्शन के लिए, और फिर मेरे से मैच करना क्या तुमने ठीक लिखा है क्या। सारे बच्चे, आयुष, दीक्षांत, गुनगुन, कृष, कृष्णा, निरुद्ध, इशिता, सिल्की, तनिषा, साक्षी, लिखो सारे बच्चे इसका रेट ऑफ रिएक्शन। मेरे से पहले लिखना है तुम लोगों को।
लिख लिया? Yes, Yes, ma'am. मुझे कौन Yes. लिखेगा? निहारिका आई है? निहारिका, निहारिका नहीं आई ना? जैस्मीन कैसे लिखा बेटा इसका रेट ऑफ रिएक्शन? जैस्मीन, हाँ बेटा बताओ कैसे लिखा रेट ऑफ रिएक्शन? नहीं लिखा क्या? अनिरुद्ध आप बताओ। मैम मैं बता दूं? अच्छा आयुषी, हाँ आप बताओ। मैम -d हाँ H2O negative 2 negative 8 by में dt ये S2O2 नेगेटिव है, वैसे कोई बात नहीं, आगे बोलो, आगे बोलो। -3 di negative by में dt -3 नहीं बेटा, -1 sorry मैम by 1 by 3 हाँ। equals to 1 by 2 हम्म, d SO2 negative 4 upon dt. SO4 नेगेटिव, ठीक है। ओके, ये Okay. क्या बन जाएगा? d by dt ऑफ I3 नेगेटिव। क्या ये सबने लिख लिया था? प्लीज yes, गिव ma'am. मी थम्स Yes, अप। ma'am. यस मैम, लिख लिया था। ठीक है, लिख लिया था। चलो, आपको क्या दिया हुआ है? आपको दिया हुआ है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ I नेगेटिव इतना, यानी कि तुम्हें दिया हुआ है di नेगेटिव बाय dt दिया हुआ है, माइनस di बाय dt दिया हुआ है कितना? 9/2 इंटू 10⁻⁻3। निकालना क्या है? सल्फेट का रेट ऑफ फॉर्मेशन, यानी कि तुम्हें क्या निकालना है मेरा बेटा? d बाय dt ऑफ SO4 2 नेगेटिव निकालना है। कैसे निकालोगे? अब तुम्हें देखो, तुम्हें दिया क्या हुआ है? मुझे एक तो इसकी वैल्यू दी हुई है, इसका निकालना है, तो यानी कि तुम्हें इससे तो लेना देना है ही नहीं, नहीं है ना लेना देना, ना इससे लेना देना, ना इससे लेना देना। खत्म करो फिर बात को, एक दिया हुआ है, दूसरा निकालना है। अब तुम्हें क्या निकालना है मेरा बेटा? ये निकालना है, तो 2 को मैं इधर ले जाऊं? बोलो, यस मैम। Yes. आ गया आंसर? बोलो, 2/3 माइनस ये कितना दिया हुआ है? 9/2 इंटू 10⁻⁻3। बताओ क्या आ गया? 3 इंटू Option C. 10⁻⁻3। ऑप्शन सी। यानी कि जब भी ऐसा सवाल आ जाए कि रेट ऑफ फॉर्मेशन बता दो, अभी और भी करेंगे, डोंट वरी, रेट ऑफ डिसअपियरेंस या रेट ऑफ फॉर्मेशन बता दो, पहले तुम्हें क्या करना है? उसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है। उसके बाद जो तुम्हें दिया हुआ है और जो तुम्हें निकालना है उसको रखो, बाकियों को हटा दो। जैसे मेरे को बाकियों का काम नहीं था, मैंने हटा दिया, सिर्फ इनको रखा। अब उसने बोला रेट ऑफ फॉर्मेशन, यानी कि मुझे ये निकालना, मैं स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट उसमें इंक्लूड नहीं कर सकती, इसलिए उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई में ले गई और मेरे पास डायरेक्ट इसका आंसर आ गया। ठीक है, Yes, ma'am. एक तुम्हें एक चीज बताती हूँ, ये वाली चीज ना बच्चों के साथ बहुत काम करी है पिछले कुछ टाइम में। जैसे मान लो कई बार क्या होता है, टीचर क्लास में करा रहा होता है, अभी तो जैसे देखो मैं भी सोल्व करा रही हूँ, तुम भी कर रहे होगे, है ना? हो सकता है किसी केस में तुम्हें वो चीज थोड़ी बहुत ज्यादा समझ में नहीं आई। लेट से ये इक्वेशन लगा लो, निकल तो गया है बट ठीक है, तुमने कहा ठीक है, लेकिन वो ठीक है को ठीक है मत रहने देना। जब तुम घर पे जाओगे ना, रिवाइज करोगे, अगर तुम्हें लग रहा है कि क्लास में हमें ये क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम हुई थी, मतलब मैम ने करवाया था, हमसे सोल्व हो गया था, बट हमसे खुद से सोल्व नहीं हुआ था, ऐसा होता है ना कई बार, ठीक है? तो ऐसे केस में तुम्हें क्या करना है, जब तुम घर जाके नोट्स रिवाइज करोगे ना, जो तुमसे क्लास में खुद से नहीं हुआ था क्वेश्चन, उसको सोल्व करके देखोगे। अब तुम उसमें क्वेश्चन नहीं उतारोगे, तुम उसमें ऑप्शन नहीं उतारोगे, तुम उसमें क्वेश्चन डायरेक्ट करोगे। अगर तुमसे हो जाएगा सोल्व, इसका मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। बट अगर तुम नहीं करोगे तो देयर आर चांसेस कि अगर पेपर में क्वेश्चन आएगा तुम तब भी नहीं कर पाओगे। हाँ जी, मेरी कही हुई बातें को ना बहुत सीरियसली लिया करो, एक एक बात ना बहुत इंपॉर्टेंट बोल जाती हूँ मैं। बधाई हो, तुमने एक जेई का पीवाईक्यू कर लिया। नेक्स्ट ये आया था जेई 2024 में, देखो शिफ्ट याद नहीं है, इतनी याददाश्त मेरी तेज है नहीं। ये वाला क्वेश्चन करो, तुम ट्राई करो, आई विल हेल्प यू, ठीक है? तुम ट्राई करो, पहले देखो लिखा क्या हुआ है।
एंड मुझे समझा देना कोई एक बच्चा कि क्या लिखा हुआ है। कृष्णा, आप दोनों में से कोई एक बच्चा समझाएगा मुझे, ठीक है? सिल्की, आप क्लास में हो बेटा? यस मैम। ओके, आप लास्ट क्लासेस में नहीं थे, चलो कोई बात नहीं, हम नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है, इसमें थोड़ा सा एक्टिव रहना मेरा बेटा, ठीक है? ओके, कृष्णा आप मुझे बताओ क्या दिया हुआ है बेटा इसमें? मैं इसमें रिएक्शन दे दिया, इसमें इनिशियल तेज कंसंट्रेशन बोल बेटा, थोड़ा सा तेज सुनाई नहीं दे रहा। हाँ, इसमें मैम रिएक्शन दे रखी है और हम्म, हमें इनिशियल और फाइनल कंसंट्रेशन दे रखी है और टाइम दे हाँ रखा है हाँ, और रेट ऑफ फॉर्मेशन दे रखी है, लेकिन एक्स इसमें दे रखा है तो इसको निकालना है। मतलब x इंटू 10⁻³ दिया हुआ है, लेट से नहीं दे रखा ना, तो हम निकाल लेंगे इस टर्म में और x बता देंगे। तो सबसे पहले तुम सबको क्या काम करना है? कनक क्या काम करोगी सबसे पहले बेटा? मैम रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे। चलो बताओ मेरे को क्या लिखोगे? मैम -1/2 वेरी गुड। और डी कंसंट्रेशन में N2O5 हाँ, और डिवाइड बाय डेल्टा टी और सॉरी dt इज इक्वल टू 1/4 डी NO2 by dt is equal to 1 O2 upon dt। हाँ, देखो ये अक्सर हो जाता है, कई बार हम कोफिशिएंट लिख देते हैं, कई बार लिख देते हैं, है ना, क्योंकि बहुत सारे हम क्वेश्चन जनरली ऐसे ही प्रैक्टिस करते हैं जिसमें स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट होते हैं, तो एक बार देख लेना, क्रॉस चेक कर लेना। मतलब इतना काम तो तुम लोगों ने कर लिया। 500 आ रहा है क्या इसका आंसर? मेरे पास इसका आंसर, मेरा बेटा मेरे को चेक करना पड़ेगा, है नहीं। अच्छा, तुम्हें क्या दे रखा है? N2O5 की इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखी है इतनी, जब टाइम t0 था, 30 मिनट के बाद इतनी कंसंट्रेशन हो गई, और तुम्हें निकालना है NO2। अब एक बात बताओ, तुम्हें dy/dt ऑफ O2 का कोई काम है क्या यहाँ पे? नो मैम। नहीं। नो मैम। तुम्हें क्या निकालना? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2, यानी कि तुम्हें ये निकालना है। तो 4 को मैं यहाँ ले जाऊं? यस मैम। ठीक है, चल, तो -2 dy/dt ऑफ N2O5, ये किसी तरह से निकाल ले लो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अब तुम एक बार बताओ, 2 N2O5 क्या दिया हुआ है? फाइनल माइनस इनिशियल, कितना था फाइनल? 2.75, इनिशियल 3 था, और आफ्टर 30 मिनट्स, तो 30 - 0, बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सॉल्व करना है इसको, कितना आ रहा है? इसका आंसर आ रहा है 60। यस मैम। 46। तुम मेरे को पूरा आंसर बता रहे हो क्या? 1/60 आ रहा होगा ना? यस मैम 1/60। 1/60 आ रहा है, इसको सॉल्व करना 1/60 को, क्योंकि अपने को देखो वो दिया हुआ है 10⁻³ है, तो अपन को इंटीजर बेस्ड सवाल है। तो 1/60 को अगर मैं डिवाइड करूं तो मेरे पास आ रहा है बेटा 0.0166, यानी कि 16 इंटू कितना, 16.6 इंटू 10⁻³ यही आ रहा है ना? देखो अब मुझे क्या दिया हुआ है? x इंटू 10⁻³ यानी कि यहाँ पे मैं x क्या पुट करूं? फिर 17 पुट करूं ना, नियरेस्ट इंटीजर। यस मैम। हाँ या ना? सारे बच्चे जवाब देंगे? यस मैम। यस ठीक है। अगर आपको देखो डेसिमल घुमाने में दिक्कत आती है ना, तो आपको मैं एक अच्छा तरीका बताती हूँ, शायद मैंने पहले भी बताया है, इवन मैं भी यही करती थी, ठीक है, स्कूल टाइम में। देखो मुझे पता है ना 10⁻³ मल्टीप्लाई में, तो मैं पता क्या करती थी, 0.0166 है ना, मुझे पता 10⁻³ मल्टीप्लाई में चाहिए, तो मैं उसी नंबर से मल्टीप्लाई भी कर देती थी, उसी नंबर से डिवाइड भी कर देती थी, क्योंकि मुझे पता मैथमेटिकली तो सेम ही है, ये कोई गलत तो है नहीं, है ना। अब इसको सोल्व कर लेती थी मैं। इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो 0.166, नीचे कितने जीरो आएंगी? 4, ऊपर कितनी जीरो जाएंगी? 3। ठीक है, मतलब ये तो तुम कर लोगे आराम से।
तो यहाँ पे कितना आएगा, 16.6 आ गया। ऐसे कर, ये बहुत अच्छा तरीका होता है, कभी डेसिमल में जिंदगी में गलती नहीं करोगे। डेसिमल अगर घुमाने में आगे पीछे करने में दिक्कत आती है तो यू कैन यूज दिस मेथड। जो नंबर तुम्हें चाहिए ना आगे 10⁻⁴ में, उसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। चलूं आगे, अब चलने की परमिशन है क्या, जल्दी बोलो। यस मैम। चलो Yes, ma'am. चलो शुक्र है। चलो ये वाला क्वेश्चन करो, अगेन जेई में आया था, सोल्व करो मेरा बेटा। करो बेटा। मैम डी आ रहा है। बड़ी जल्दी नहीं आ गया ये, वो तो यहाँ पे टिक लगा हुआ है इसलिए तुमने तो नहीं बोल दिया, निकाल के देखा है कि नहीं। निकाल के देखा। अच्छा ठीक है, बाकी बच्चे एक बार निकाल के देखिए। मैम डी आ रहा है। सिल्की कह रही है डी आ रहा है, मतलब इजी कैलकुलेशन थी, कर लोगे। यस मैम। यस मैम। जल्दी से मुझे वो बता दो थम्स अप देके, हाँ मैम ये तो हो जाएगा। देखो सेम वही है, आपको रेट ऑफ डिसअपीयरेंस दिया हुआ है, वही सेम इक्वेशन लिखना। आपको I2 और MnO4 से काम है ना, यानी कि इससे काम है, इससे काम है, मैं किसी और को लिखूंगी ही नहीं, देखना एक बार, है ना, क्योंकि पेपर में तो आपको फास्ट करना है ना, कम टाइम में। तो 1/5 d/dt ऑफ I2, आपको यही निकालना है, तो 5 को मैं ऊपर ले जाऊंगी, बस निकाल लूंगी। ये आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 4.56, यानी कि 5/2 इंटू 4.56 इंटू 10⁻⁻³ आपको जस्ट इसको सॉल्व करना है और ये आ रहा होगा आपका आंसर। डी आ रहा है, बढ़िया, Yes, ma'am. बहुत बढ़िया। एक और क्वेश्चन करते हैं, ये अभी ना रिसेंट आने लग रहे हैं ऐसे, मतलब मैं नहीं बोलूं ऐसे आते नहीं थे, आते हैं, बट रिसेंट में देखो आप, जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए ना ये वही है, 23-24 वाले ही है। ये देखो ये वाला क्वेश्चन करो। अच्छा क्वेश्चन है काफी, मतलब है तो उसी टाइप का, बट थोड़ा सा कैलकुलेशन में ध्यान रखना पड़ेगा तुम्हें। ध्यान रखना मीन सेकंड में होना चाहिए, यहाँ पे तुम्हें उसमें आर में दिया हुआ है। 666। कितना आ रहा है मेरा बेटा, 366 666। 666 ना, नहीं नहीं नहीं, वो तो नहीं आंसर, मे बी इसका 333 आंसर। सबसे पहले अपने को दिया क्या हुआ है, फेरस सल्फेट की कंसंट्रेशन दी हुई है इनिशियल, और 30 मिनट बाद इतनी हो जाएगी। ओके, यानी कि अपने को सिर्फ इन दोनों से लेना देना है ना। यस मैम। चलो फिर लिखो, चलो एक काम करो तुम निकालो, मैं तो लिख ही दूंगी।
आज अपनी क्लास है 8:30 तक, है ना? यस मैम। तुम भाग गए थे उस दिन, अब नहीं बचोगे। अब मैं कभी नहीं भूलूंगी, अब मैं देख के आती हूँ पहले भाई कितनी देर क्लास है, तुम लोग उस दिन। मैम 8:15 तक है। नहीं, ये सब 8:15 के तक। मैम उसमें लिखा था 8:15। गलती से लिख दिया होगा। 1.5 घंटे की होती है ना क्लास अपनी। मैम 3:33 आ रहा है। आ रहा है? यस मैम। ठीक है, यस मैम 3:33 आ रहा है। चलो देखो, मुझे मतलब है इससे और इससे। तुमने यही लिखा होगा सबसे पहले, रेट ऑफ रिएक्शन -1/6 d/dt ऑफ फेरस सल्फेट। ये फेरस सल्फेट है क्योंकि Fe क्या होता है ना, Fe+2 में होता है तो फेरस बोलते हैं, +3 में होता है तो फेरिक बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे +1/3 d/dt ऑफ फेरिक सल्फेट ये दिया होगा। ठीक है, मतलब लिख लिया तुम लोगों ने। अच्छा, तुम्हें क्या निकालना है? रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ये, यानी कि तुम्हें ये निकालना है। तो मैं 3 को फिर उधर ही ले जाती हूँ, है ना, क्योंकि कोफिशिएंट तो नहीं आता है जब आप रेट ऑफ फॉर्मेशन बताते हो। तो ये कितना हो जाएगा? 1/2 माइनस d/dt ऑफ फेरस सल्फेट निकाल लोगे। ठीक है, तो फाइनल कंसंट्रेशन बाहर माइनस है ही, 8.8 इज योर फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन। ठीक है, डिवाइडेड बाय हाफ एन आवर मतलब 30 मिनट। तुम्हें इसको सॉल्व कर, लेकिन वो ध्यान रखना तुम्हारा मिनट में आएगा। 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, सॉरी 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नीचे आएगा ना तुम्हारा, एक मिनट, ये आएगा तुम्हारा, तुम्हारा आंसर आएगा मोल पर लीटर पर मिनट में आएगा। यानी कि बेसिकली कहने का मतलब है तुम्हारा मिनट नीचे आएगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? यस मैम। तो 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो डिवाइड जरूर कर देना, तो वो ऊपर जाके पर सेकेंड बन जाएगा, तो तुम्हारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो तुम्हारा आएगा 333.33 समथिंग आएगा, बिकॉज नियरेस्ट इंटीजर पूछा था, तो 333 आ जाएगा। ध्यान रखना तुम्हें सॉल्व करने आना चाहिए। तुम वही वाला अप्रोच फॉलो कर सकते हो, तुम्हें पता है मल्टीप्लाई में ये चाहिए ना, तो तुम ऐसे कर सकते हो, उसी नंबर से मल्टीप्लाई उसी नंबर से डिवाइड कर दो, तुम्हारी कभी कैलकुलेशन गलत हो ही नहीं सकती। हो जाएगा ये? यस मैम। ठीक है, यस मैम हो गया। हाँ ये वाला करो। क्वेश्चन देखो बहुत है ना? अरे सच में काफी ले आई भाई मैं क्वेश्चन। चलो फिर अभी टाइम भी अपने पास, करो। बोर तो नहीं हो रहे? नो मैम। ठीक नो है, मैम। 2 बच्चों ने बोला, कृष, कृष्णा, दिव्यांश, मैम। यस मैम। इशिता। चलो, सुजल, सुजल 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 हो रहे हैं मेरे बेटा। यस मैम।
हम्म अब देखो इसमें ना तीनों पूछ लिए हैं तुमसे। सबसे पहले तो रेट ऑफ फ्रैक्शन निकाल लो। कैसे निकालोगे दिव्यांश, कैसे निकालेगा बेटा? दिव्यांश, हाँ जी। मैम इसमें हम डेल्टा एनओ अपन dt निकाल लेंगे, dt की वैल्यू आ जाएगी। हाँ देखो अब तुम्हें ना किसी और का तो दे नहीं रखा, तुम्हें सिर्फ एनओ का दिया हुआ है, तो रेट ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है? मैं इसकी टर्म्स में लिख दूं क्या? माइनस प्लस 1/4 d/dt ऑफ एनओ। बोलो। यस मैम। तो निकाल दो 1/4। क्या हो जाएगा? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनओ क्या हो जाएगा? फाइनल माइनस इनिशियल। तो इतने से इंक्रीज हुआ है, यानी कि 1.08 इंटू 10⁻⁻2 डिवाइड बाय 3। तो इसको सोल्व कर लो, कितना आ रहा है? ये ऊपर वाले को 1 ले लो, तो ये कितना आ रहा है? 9 1/12। into 10 की पावर -3। कितना आ रहा है मेरा बेटा? 9 into 10 की पावर -3। ओके, 9 इंटू 10⁻³ 3 आ रहा है क्या? और वैसे भी आपको 1 भी लेने की जरूरत नहीं, इधर देखो ये कैंसिल आउट ही हो रहा है पूरा, है ना? देखो यस मैम। कितने पे जा रहा है ये? 27 पे जा ये रहा है। 4 आएगा -4। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 9 इंटू 10⁻⁻4। देखो जान करके फिर उसने सही कैलकुलेशन दिया, इसका मतलब यानी कि तुम्हारा इसका आंसर तो आ गया। किसी को इसमें डाउट है क्या? ठीक है, अब तुम्हें निकालना रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ अमोनिया, यानी कि यू हैव टू फाइंड आउट द d/dt ऑफ NH3। ये निकालना है, तो ये किसके बराबर आ जाएगा? देख करो। हाँ, करो करो मेरा बेटा। कितना आ रहा है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ अमोनिया? कितना आ रहा है? नहीं आ रहा किसी का? 36 into 10⁻⁻. 36 इंटू 10⁻⁻3। अरे ऐसे ही किया होगा ना मेरा बेटा। इन दोनों के बारे में पता है ना, ये निकालना इसके बारे में पता है, तो दोनों को इक्वेट कर लिया ना तुम लोगों ने। करेक्ट? यस मैम। यस मैम। हाँ, सारे बच्चों ने किया हुआ, 18 के 18 बच्चों ने। एक भी नहीं करेगा फिर मैं गुस्सा हो जाऊंगी तुम लोगों से। मुझे दिखना चाहिए कि यू आर रियली सीरियस अबाउट योर जर्नी। ठीक है, तो ये अपन ने क्या किया? 4 को उधर ले जाओ, यानी कि जो d/dt ऑफ NO होगा वही इसका आंसर होगा। और d/dt ऑफ NO कितना था? 1.08 इंटू 10⁻⁻2/3। तो ये डायरेक्ट 36 पे जाएगा। 36 इंटू 10⁻⁻4। बोलो आ नहीं गया क्या आंसर? यस मैम। यस मैम। यस अब तो ये काम तुम्हारा है, स्टीम माने की वाटर वेपर, यानी कि वाटर की बात कर रहे हैं। ये भी निकाल लोगे क्या? यानी कि तुम्हें निकालना है d/dt ऑफ वाटर। तो 6 को क्या कर दोगे? उसमें ले जाओगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, बेशक इसके साथ कर दो या इस वाले के साथ कर दो। कितना आएगा? 54 समथिंग आए। 54 इंटू 10⁻⁻4 मोल पर लीटर पर सेकेंड आएगा थर्ड का आंसर। यस मैम। यस मैम। यस मैम। देख लो और हैंड रेज करो किसके ये तीनों आंसर आ गए। अपनी ईमानदारी से, झूठ मत बोलना, अपनी ईमानदारी से करो कि किसके ये आ गए। अगर पहले नहीं आए थे, अगर अब आ गए हैं तो भी हैंड रेज कीजिए। वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड मेरा बेटा। गुड वन, गुड वन, गुड वन। कृष्णा, वेयर आर यू? कृष्णा। आर्यन, वेयर आर यू? रिजुल, सुजल, कार्तिक, कार्तिक, कार्तिक ने नहीं किया क्या? हाँ, रिजुल, हाँ। ओन, ओन बेटा बस क्लास में आता है, एक्टिव नहीं आता।
अभी भी देखो 11 बच्चों ने हैंड रेज किए हैं, मन तो कर रहा है एक एक पिटाई कर दो तुम्हें। इशिता, अच्छा यस मैम। लिया, ठीक है। जैस्मिन हो गया क्या? यस मैम। चलो 2 हो गए थे, तीसरा भी कर ले बेटा। चलो अब आओ इस वाले क्वेश्चन पे। देखो क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखना एक बार। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO3 इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज 100 ग्राम पर मिनट एंड हेंस रेट ऑफ डिसअपियरेंस। तो सबसे पहले तुम लोगों का क्या काम होगा? ऑप्शन ए। लिखना। ऑप्शन ए आ रहा है, जल्दबाजी में करोगे गलत आएगा, पहले बता। क्योंकि ये वैसा वाला क्वेश्चन है जो तुम लोग सोच रहे हो। पहले इक्वेशन लिखो। SO3 और O2 से लेना देना है ना, तो मैं इसी की फॉर्म में लिख रही हूँ। माइनस d/dt ऑफ O2 इज इक्वल टू 1/2 ऑफ d/dt ऑफ SO3, है ना? यस मैम। अब तुम्हें दिया क्या हुआ है? तुम लोगों को दिया हुआ है d/dt ऑफ SO3 दिया हुआ है कितना? 100 ग्राम पर मिनट, है ना? क्या मैंने तुम्हें रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट 100 ग्राम पर मिनट में बताई है? सारे सोच के बताना। नो नो मैम। है ना? मैंने तुम्हें बताया था, याद करो, तभी मैंने ये चीज लिखवाई थी कि या तो तुम मोलैरिटी में लिखो यानी कि मोल पर लीटर पर सेकेंड, या तुम लिखो प्रेशर में यानी कि एटमॉस्फेयर पर सेकेंड या पर मिनट, या तुम लिखो मोल पर मिनट या मोल पर सेकेंड, है ना? ग्राम पर मिनट तो मैंने कहीं लिखवाया ही नहीं तुम लोगों को, यानी कि देयर इज समथिंग डिफरेंट इन दिस क्वेश्चन। अब तुम ग्राम पर मिनट से तो भैया किस में जाओगे? ग्राम पर मिनट से किस में जा सकते हो? मोल में जा सकते हो ना? यस मैम। अगर मैं SO3 के मोलिकुलर वेट को डिवाइड कर दूं तो मेरा मोल पर मिनट में आ जाएगा वो कंसंट्रेशन मोल्स की टर्म में। यस मैम। यस चलो मैम। अब तुम्हें क्या काम करना है? तुम्हें काम करना है SO3 का मुझे मोलिकुलर वेट बताना है। तो कितना हो गया? 32 और ये 48, तो ये कितना हो गया? 80। तो यानी कि मैं इसको 80 से क्या कर दूंगी मेरा बेटा? डिवाइड कर दूंगी। तो ये ग्राम पर मोल में, ये ग्राम पर मिनट में, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 100/80 मोल पर मिनट। हाँ या ना? यस मैम। यस मैम। नाउ यू हैव d/dt ऑफ SO3। अब देखो तुम्हें क्या चाहिए? अब तुम्हें चाहिए रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ O2। अभी कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई है, डिसअपियरेंस ऑफ O2 चाहिए, ठीक है? यानी कि यही चाहिए। तो 1/2 इंटू 100/80 यही होगा ना, मोल पर मिनट। यस मैम। यस मैम। बट द आंसर जो तुम्हें रिपोर्ट करना है वो करना है ग्राम पर मिनट में। अब क्या करोगे फिर तुम लोग? अब क्या करोगे? तुम्हारे पास तो मोल पर मिनट में है, कौन बताए? मोलर मास मल्टीप्लाई। वेरी गुड, बस इतना ही सुनना था मेरे को। मल्टीप्लाई कर दोगे मोलर मास किसका? O2 का कितना होता है? 32, यानी कि ग्राम पर मोल। तो अब तुम देख सकते हो पर मोल से मोल कटा, आंसर इज इन ग्राम पर। समझे? तो कितना आ रहा है बताओ? 20 ग्राम पर। 20। इसलिए कहती हूँ यूनिट को थोड़ा सा ध्यान से 20 ग्राम। केमिस्ट्री में। अच्छा क्वेश्चन था ना, इसको अपने नोट्स में लिखोगे। यस मैम। राइट डाउन इन योर नोट्स। एक मैंने ऐसा होमवर्क में भी डाला है, पता नहीं डाला है, वैसे डाला है जहां तक मेरे को याद है। फिर से समझाऊं क्या कर दिया ये? भाई पता चले घर जाके देखो क्वेश्चन समझ में ना आए मैम ने क्या करवा दिया। इफ यू वांट आई कैन रिपीट। हाँ आई कैन रिपीट। आपको ग्राम पर मिनट में दिया था मेरा बेटा, बट ग्राम पर मिनट में मैंने रेट का बताया ही नहीं आपको। या तो मोल पर मिनट में निकालो
या मोल पर लीटर पर मिनट में निकालो, मतलब मिनट की जगह सेकंड हो सकता है, या प्रेशर की टर्म्स में निकालो यूनिट में। बट यहाँ पे आपको नहीं दिया होता। ग्राम पर मिनट को आप मोल पर मिनट में चेंज कर सकते हो डिवाइडिंग बाय द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दैट स्पीसीज, जो कि SO3 था यहाँ पे। ठीक है, तो तुम d/dt ऑफ O2 तो निकाल लोगे, बट वो फिर मोल पर मिनट में आएगा, बट तुम्हें ग्राम पर मिनट में निकालना था, तो तुम्हें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसको उसके मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास से। मॉलिक्यूलर मास तो AMU में हो जाएगा ना, एक मॉलिक्यूल का, हम तो एक मोल की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये है JEE एडवांस का। देखो बच्चों, मैंने आपको ये तीसरा चैप्टर स्टार्ट करवा दिया। मैंने अपनी तरफ से जितनी कोशिश, मतलब जितना हो सका मैंने उतने आप लोगों को न्यूमेरिकल में करवाती हूँ। आप खुद देख रहे होंगे, एक छोटा सा टॉपिक मैंने सिर्फ 3 स्लाइड्स बताई होंगी शायद थ्योरी की बस, और तुम देख रहे हो कितने क्वेश्चन तो मैंने क्लास में बना, मतलब दे दिए तुम्हें। सोचो और भी होंगे ना, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। हाँ, मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम्हें करना क्या क्या है। अब जो मैं तुम्हें बोलूंगी वो तुम्हें करना पड़ेगा। एंड देखो, जो बच्चा करेगा, मेरे को वो बच्चे नहीं चाहिए क्लास में जो मेरी बात नहीं मानेंगे। सॉरी टू से, मैं आप लोगों को प्रॉमिस नहीं कर सकती कि आप लोगों का फिर JEE होगा या नहीं। देखो बात है CPC, मैं कभी भी ऐसी बात नहीं करती हूँ कि हो जाएगा बेटा, बहुत आसान है, नहीं। आप लोगों के पास टाइम कम है, तुम लोगों को 11th-12th कवर करना है, तुम लोगों पे प्रेशर है, आई नो दैट। वही तो देखना है ना, उस प्रेशर को कौन झेल जाता है। मैं तुम्हें जो जो बोलूंगी तुम्हें वो करना पड़ेगा, दैट्स इट। अगर तुम वो कर लोगे, तुम एक अच्छी जगह लाइफ में पहुंच जाओगे। नहीं करोगे, मस्ती मारोगे, फिर 1 साल ड्रॉप लोगे, उस 1 साल ड्रॉप में भी मस्ती करोगे, वो फिर ऐसे चीजें खत्म होती जाएंगी। और तुम सबके अंदर पोटेंशियल है, अगर करना चाहो तो तुम्हें मेरे से थोड़ी बातें करनी पड़ेगी। जैसे एक बार ये क्वेश्चन देखो ना, क्या समझ में आ रहा है तुम लोग, देख रहे हो? मैम बी ऑप्शन होगा इसका, बी होगा। किसका आया बी? ये आ गया क्या? देखो भाई, तुमने किसका क्वेश्चन कर दिया? एडवांस का हो गया। सेम क्वेश्चन एक बार JEE में मेंस में भी आया था एक क्वेश्चन। सबसे पहले तुम्हारा क्या काम होना चाहिए, सबको पता है ना, अब तो रट गया होगा। पहले क्या काम होगा? इक्वेशन लिखना। लिख लिया? लिख लिया मेरा बेटा? यस मैम। Yes. यस मैम। ठीक है, अच्छा। अब तुम्हें देखो कौन कौन सी वैल्यू दे रखी है, ये दे रखी है, ये दे रखी है। तो मैं डायरेक्ट लिखूंगी -d/dt ऑफ PRO नेगेटिव को मैं ये लिखूंगी K1/3। मैंने ये क्यों नहीं लिखा? क्योंकि देखो ये सब में है, वो कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। ये K2 हो जाएगा और ये हो जाएगा K3/2। बताओ कुछ बचा है क्या यहाँ पे? कुछ नहीं बचा। 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा 3K1, 3K2, 1.5 K3। मुश्किल था? तो मैंने आपको सारे टाइप के क्वेश्चन करा दिए। ठीक है, ये 2 टाइप के क्वेश्चन रहते हैं। ये तुम घर से करोगे, ठीक है, ये भी तुम घर से करोगे। समझ में आई? आते ही कल मैं पहले ये 2 क्वेश्चन पूछूंगी। यस मैम। ठीक है, ये Yes, क्वेश्चन बहुत इजी है, 2019 में आया था। यहाँ पे मैं थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ तुम्हें। यहाँ पे तुम्हें एक रिएक्शन लिखी हुई है XA और YP करके, लोग की टर्म्स में दिया है। 0.3010 को चेंज करके लिख लेना लोग को, तुम्हारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। ठीक है, इसको करके देखना, नहीं तो इसको मैं डेफिनेटली आई विल डिस्कस, क्योंकि ये डिस्कस करने लायक है क्वेश्चन। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें हर्षित सर ने भी बताया होगा, हर्षित सर मॉड्यूल करवाते हैं तुम लोगों को, है ना, मॉड्यूल के क्वेश्चंस देते हैं। यस। अब मैं तुम्हें PYQs तो करवाती हूँ, TPP भी देती हूँ, उसमें कोई वो नहीं है। तुम्हें इस चैप्टर के मॉड्यूल उठाने हैं। मॉड्यूल मैं अपलोड कर दूंगी, कल मॉर्निंग तक कर दूंगी या रात तक कर दूंगी। तुम्हें मैं बताऊंगी कि बेटा आज मैंने इतना करवा दिया, सेक्शन 1 हो गया, मतलब सेक्शन 1 के क्वेश्चन कर लेना।
मैंने बेटा इतना करा दिया, सेक्शन बी में ये कर लेना, ये मैं तुम्हें बताऊंगी। तुम्हें सिर्फ क्या काम करना है, जो मैं दूंगी वो अपना टारगेट बना लेना कि हाँ आज खुशबू मैम ने बोला है तो ये क्वेश्चन क्या करने हमें कर लेने हैं। क्योंकि बेटा पिछले 3 साल से हम देख रहे हैं जो बच्चे अच्छी IITs और NITs में गए हैं ना, उन्होंने सबसे पहले यही बात बोली है, सर अवंती के मॉड्यूल्स ने बहुत हेल्प किया है। क्योंकि बेटा आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि आप रेफरेंस बुक करो, नहीं है ना, मानते हो ना, स्कूल भी जाते हो, क्लासेस भी लेते हो, इतना टाइम है ही नहीं कि तुम रेफरेंस बुक लो। तो आपके पास मॉड्यूल है और बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस होते हैं उसमें। यस मैम, एक्सपर्ट्स के थ्रू बनाए गए हैं वो क्वेश्चन, ठीक है, तो वो आप लोगों की बहुत हेल्प होगी। बस आपको क्या करना है, मेरे दिए गए काम को फॉलो करना है। मैं तुम्हें ये थोड़ी ना कह रही हूँ अपने आप मत्था मारो, मैंने तुम्हें कहा अपने आप मत्था मारो मॉड्यूल में से, मैं तुम्हें बोलूंगी कि आज मैंने इतना करा दिया, ये कर लेना, क्वेश्चन पे टिक मार्क करवाऊंगी। जब जब मेरा लेक्चर खत्म होने वाला होगा तब तब तुम क्या करोगे, उसी टाइम क्लास के खत्म होने से 3 मिनट पहले तुम अपना मॉड्यूल ओपन करोगे और नेक्स्ट क्लास में फिर वो डिस्कशन भी मैं करूंगी कि कितने करे हैं कितने नहीं करे। और तुम अगर नहीं करके आए ना फिर देखना तुम लोग, मैं गुस्सा हो जाऊंगी और मैं सीधा बोल दूंगी ये बच्चा तो पढ़ता ही नहीं है। ठीक है, अगर क्लास में आते हो थोड़ा सीरियस हो जाना, बताऊंगी मैं। अब जैसे ये होमवर्क है, इधर देखो, मैंने कहा था ना एक जो भी मैंने क्लास में कराया वो मैंने डिग्री में दिया, ये देखो ये मॉड्यूल के क्वेश्चन है, देख रहे हो। मतलब मैं तुम्हें जितने हो सके ना डिफरेंट टाइप के उतने क्वेश्चन दूंगी। अब मैंने बोल दिया मॉड्यूल का सेक्शन ए तुमसे हो जाएगा, सेक्शन ए में कितने क्वेश्चन है, 3, 6, 10, 12 क्वेश्चन है। 12वां मैंने इसलिए नहीं दिया क्योंकि वो भी मैंने टॉपिक करवाया ही नहीं। ठीक है, अब देखो तुम 11वां क्वेश्चन तो तुम्हें मैंने करवा ही दिया है ना, बच्चे कितने 10, और मैंने यहाँ पे आंसर की भी डाल दिया। अगर तुम लोग ये नहीं करके आए ना परसों तक, कौन से 11 क्वेश्चन गए, तो ये कितने हो गए, 13 और 2 ये 15, याद है क्या, डुएबल है। यस मैम, अगर तुम लोग नहीं करके आए ना, मैं सच बता रही हूँ, और तुम्हारा जो डाउट सोल्विंग ग्रुप बना रखा है भैया, वहां पे 3 टीचर ऐड हो चुके हैं केमिस्ट्री के। अगर इन 15 क्वेश्चन में से कोई भी तुम्हें डाउट है ना, वेडनेसडे को अपनी क्लास जब भी है उससे पहले वहां पे डाउट पोस्ट कर देना, मैम ये नहीं हुआ। वहां पे अगर मान लो मैं अवेलेबल नहीं हुई तो कोई और टीचर बता देगा, हो सकता है कोई बच्चा बता दे, लेकिन तुम्हें सीरियस होना पड़ेगा मेरा बेटा। और इसके बाद तुम्हारा थोड़ा इजी वाला पोर्शन इनऑर्गेनिक वाला स्टार्ट हो जाएगा, वहां पे न्यूमेरिकल नहीं होंगे सर, लेकिन एक लास्ट चैप्टर बचा है, अच्छे से करो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बहुत है। अब जल्दी से ये बताओ आज मैंने क्या बताया, सिर्फ बहुत कम चीजें बताई हैं और कम चीजों पे हमने बहुत सारे क्वेश्चंस लगा लिए। मेन रेट ऑफ रिएक्शन आप लोगों को मालूम होना चाहिए। सुजल क्या है रेट ऑफ रिएक्शन बेटा, सुजल रेट ऑफ रिएक्शन बता बेटा मेरे को। मैम चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हाँ, और प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम इनटू और स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। यस, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होना चाहिए हमेशा, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, रेट ऑफ फॉर्मेशन या रेट ऑफ, अगर मैं बोलूं अपीयरेंस या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस बोलूं, क्या उसमें कोएफिशिएंट इंक्लूड करोगे? नो मैम, नहीं रेट ऑफ रिएक्शन लिखते टाइम कोएफिशिएंट इंक्लूड करोगे? यस मैम, यस मैम, और जो कंसंट्रेशन है या तो वो मोल पर लीटर पर सेकंड में होगी, या एटमॉस्फेयर पर सेकंड, या बार पर सेकंड, पास्कल पर सेकंड में होगी, या मोल पर सेकंड में होगी, या पर मिनट में होगी। ग्राम पर मिनट में है तो उसको चेंज करना पड़ेगा। ये मोटा मोटी बातें हमने आज की क्लास में कर ली। ठीक है, तो 15 क्वेश्चन है, मैं लिख के भेजूंगी ग्रुप में बेटा। मैंने तुम्हें 15 क्वेश्चन दिए हैं, मुझे कल वेडनेसडे से पहले क्वेश्चन चाहिए। अगर डाउट पूछने हैं, मान लो 15 में से तुम्हारे वैसे हो जाएंगे, मान लो 3-4 नहीं हुए, उसको ग्रुप में फोटो खींचो भेजो। अगर कोई सोल्व नहीं कर रहा है, अगर मैं भी सोल्व नहीं कर रही, मुझे रिमाइंड करो, मैम मैंने क्वेश्चन भेजा था आपने सोल्व नहीं किया, सीधा बोलो मुझे। अगर मैं रिप्लाई नहीं करूं आपका कुछ 3-4 घंटे में, तो मुझे मैसेज कर दो पर्सनली, मैम आपने सोल्व नहीं किया, ऐसी नौबत आएगी नहीं वैसे। ठीक है, यू हैव टू बी सुपर एक्टिव भाई, यू हैव टू बी सुपर एक्टिव। आप लोगों ने इस टेस्ट में काफी अच्छा परफॉर्म किया और मुझे काफी अच्छा लगा ये देख के। ऐसे ही आपको हर टेस्ट में अपना बेस्ट देना है।